नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बापू की आज 191वीं जयंती। राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज। गांधी जयंती पर राहुल गांधी का वार, बोले मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। गुड़गांव में बनेगा गांधी ग्राम, तैयार होगा मल्टीपर्पज ट्रेनिंग हब। मुख्यमंत्री आज करेंगे भूमि पूजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक। राजनीतिक दलों के लोग बैठक में शामिल। चुनाव कार्यक्रम की दी विस्तृत जानकारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 2551, रायपुर में 358 नए मरीज। संक्रमितों की पहचान के लिए आज से प्रदेश में सर्वे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांकेर के एक स्थानीय पत्रकार के साथ कुछ पार्षदों ने घर से लेकर थाने तक मारपीट की। प्रेस क्लब कांकेर के करीब 50 से अधिक पत्रकार इस गुंडागर्दी का विरोध दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे ही थे कि कुछ पार्षद कोतवाली के बाहर जमा हो गए और इसी दौरान विधायक प्रतिनिधि गफ्फार मेमन और कांकेर का नेता गणेश तिवारी ने सरे बाजार वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला से न केवल गाली गलौज की, बल्कि बुरी तरह से मारपीट भी की। राज्य सरकार की ओर से जहां प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के इशारों पर चलने वाले गुंडे बदमाश पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने पर रवाना हो गए। वहीं इस हमले को प्रदेश के पत्रकार संगठन ने निंदनीय बताया। मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष, जो अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है, जबकि उसकी पत्नी है। कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है। गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में, वो सारे लोग जानते हैं, वो है जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को, प्रशासन को था। कब तक सहेंगे पत्रकार? अब तो सुन लो सरकार। बता दें कि लगातार पत्रकारों पर हमले किए जाते हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही जाती है, लेकिन इसी सरकार के जो गुंडे बदमाश हैं वो पत्रकारों के साथ मारपीट करते हैं। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार को सरे बाजार पीट दिया गया और शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। आखिर कब तक सहेंगे पत्रकार और क्यों नहीं सुन रही है सरकार? बता दें कि पत्रकार सुरक्षा के लिए कानून लाने की बात कही जाती है, लेकिन उन्हीं के गुंडे बदमाश मारपीट करते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से सर्वेश सिंह जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, सबसे पहले देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार ही आज सुरक्षित नहीं है। सरे बाजार मारपीट की जाती है वरिष्ठ पत्रकार के साथ। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसके पूर्व इस घटनाक्रम के बारे में चूंकि हमने पूर्वक अपने इसमें जानकारी दे दी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके पूर्व में जाऊंगा। छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ का उदय हुआ था वर्ष 2000 से लेकर 2003 तक, पहला जो कार्यकाल था छत्तीसगढ़ का वो थे पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री अजीत जोगी का। उस समय की मैं घटनाक्रम आपको बताना चाहूंगा यसी, जिसमें पत्रकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रकाश सोनी नाम के एक सब इंस्पेक्टर का जगदलपुर में नक्सलियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो जगदलपुर ब्यूरो थे, राजेंद्र जी वाजपेयी, उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस सब इंस्पेक्टर को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाने की। तो ये रोल रहा है वर्ष 2000 से लेकर आज वर्ष 2020 तक छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की पत्रकारिता का। आज वर्तमान में परिस्थिति ये हो गई है, वर्ष 2018 से तब से यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे, हम लोगों का आश्चर्य होता है कि 15 साल के सूखे के बाद यदि 1.5 साल का इन
इनको जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में आप लगातार देखें कि अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े से बड़े पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं प्रसन्न करने के चक्कर में पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगा यशी, कि प्रेस और पुलिस, इसको एक सिक्के के दो पहलू कहा जाता है। लेकिन एक कमल शुक्ला जी इतने वरिष्ठ पत्रकार, जो लगातार पत्रकार हित में पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के हित में लगातार संघर्षरत रहते हैं। एक भरे थाने परिसर में पूरी पुलिस की मौजूदगी के बावजूद पिस्तौल लहराते हुए एक व्यक्ति जो अपने आप को विधायक का प्रतिनिधि कहता है और वो उनके साथ मारपीट करता है, उनके साथ गाली गलौज करता है। मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, बिहार की बात की जाती है कि वहां पे काला कानून चल रहा है, तो मैं तो समझता हूं कि शायद छत्तीसगढ़ में भी उस काले कानून की या काले सरकारी तंत्र की शुरुआत हो चुकी है। जी यसी जी सर्वेश जी, बिल्कुल ये सोचने वाली बात भी है कि जिस तरीके से देश का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है, अगर पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन देश के चौथे स्तंभ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो आम जनता कैसे भरोसा करेगी। सर्वेश, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अभी तक कोई कार्रवाई उन पर की गई है? यही सबसे हास्यास्पद कह लीजिए या चिंतास्पद बात कर लीजिए कि कार्रवाई तो हुई है, लेकिन वही जो एक पुलिस का रटा रटाया एक कार्यवाही का स्तर होता है। गिरफ्तारी हो गई, मुचलके पे छोड़ दिया गया, हम जांच कर रहे हैं, हम विवेचना करेंगे, ये तो पुलिस का पक्ष हो गया। हम गलती इसमें पुलिस की नहीं मानेंगे, जैसे इसमें पुलिस की कहीं गलती नहीं है, क्योंकि पुलिस पे जब तक दबाव नहीं पड़ेगा, पुलिस को स्वतंत्र होकर काम नहीं करने दिया जाएगा, तो पुलिस क्या कर लेगी उसमें। यहाँ सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि एक तरफ भूपेश सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करती है, अपने मीडिया सलाहकार के रूप में एक ऐसे पत्रकार को अपना मीडिया सलाहकार बनाते हैं मुख्यमंत्री, जो कि उनके रमन सिंह के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में जेल तक जाता है। आज वो वापस आ जाता है और वो मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री का। रुचिर गर्ग जैसे जो एक बड़ा फेमस नाम है, वरिष्ठ नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो भी उनके मीडिया सलाहकार हैं। इन लोगों के कमेटी का गठन करके पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की बात की जाती है। कहाँ है पत्रकार सुरक्षा कानून? करे हम थाने में एक इतने वरिष्ठ पत्रकार की पिटाई हो रही है, पिस्तौल लहराई जा रही है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जैसा पत्रकार ही जब सुरक्षित नहीं है। हाँ, एक चीज हम कहेंगे, भूपेश सरकार में ऐसा नहीं कि भूपेश सरकार में सब कुछ गलत हुआ है। भूपेश सरकार ने तात्कालिक रमन सिंह की भाजपा सरकार के समय का एक बहुत काला कानून था, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम कानून, जिसमें हर पत्रकार, खासकर हमारे बस्तर संभाग का या नक्सलाइट बेल्ट में काम करने वाला पत्रकार बेहद ही डर डर के काम करता था, क्योंकि उसे यह डर रहता था अगर मैंने सरकार के विपरीत कोई खबर चलाई, मुझ पे छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून अधिनियम लागू करके मुझे जेल में ठूस दिया जाएगा, 6 महीने तक मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस कानून को कहीं ना कहीं शिथिल किया भूपेश सरकार में जब से पदस्थ हुई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। पर आज 1.5 साल 2 साल बीतने जा रहा है, आप अभी तक मसौदा ही बना रहे हैं। कहाँ है पत्रकार सुरक्षा कानून? जब पत्रकार अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएगा तो आम जनता की उम्मीद क्या लगाई जा सकती है? जी ऐसे जी बिल्कुल सर्वेश, हम आम जनता की आवाज हैं और जब हमारी ही नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता की कैसे सुनी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सर्वेश, आपसे एक बार पूरा प्रकरण जानना चाहेंगे, एक बार सिलसिलेवार तरीके से पूरा प्रकरण बता दीजिए जरा दर्शकों को। जैसे इसमें मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूंगा। कमल शुक्ला जी एक ऐसे पत्रकार हैं जो लगातार, अगर भाजपा शासन में है तो वो उसके खिलाफ लिखते रहे हैं। आज वर्तमान में यहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस के खिलाफ लिखते रहे हैं, खनन माफियाओं के खिलाफ लिखते रहे हैं, अवैध शराब कारोबारियों के बारे में लिखते रहे हैं। और जैसा मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया यशी कि आज जब से कांग्रेस यहाँ सरकार में आई है, वो अपने छोटे से कार्यकर्ता से लेकर अपने हर पदाधिकारियों को कुछ ना कुछ देके उपकृत कर रही है। अगर आप यहाँ के वनांचल क्षेत्रों में जाके देखें, वनांचल क्षेत्रों में अपने अपने पदाधिकारियों को उन्होंने रेत के खदानों के जिम्मेदारी दे दी हुई है। यदि थोड़ा मैदानी इलाके में आप जाएंगे तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि एक जो शराब के जो ठेके होते हैं, जो शराब के ठेका कहा जाता है यसी,
उस ठेके में एक चखना सेंटर चलता है, वो आज कांग्रेसी कार्यकर्ता चला रहे हैं। जी। ऐसे में हम आप उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या ये इस तरह का जो घटनाक्रम है, तो वैसे ही मामलों को कमल शुक्ला जी लगातार उजागर करते आए हैं। और वहां के कुछ खनन माफिया हैं जो अपने आप को कथित रूप से पदाधिकारी कहते हैं, कोई अपने आप को विधायक का प्रतिनिधि कहता है, कोई अपने आप को नेशनल कांग्रेस का कुछ बताता है, कोई इंटर कांग्रेस का कुछ बताता है। यहाँ पर इनके खिलाफ जब समाचार लिखा जाता है कमल शुक्ला जी के द्वारा, तो इनकी एक हिंसक जो एक गतिविधियां हैं इनके प्रति सामने आ जाती हैं कि हमारा कौन क्या कर लेगा, हम तो सरकार में हैं। इसी दौरान यहाँ पर शुक्ला जी के साथ मारपीट होती है, बहुत बुरी तरह से उनके साथ मारपीट होती है। उनके साथ विकास यादव नाम के पत्रकार थे, उनके साथ भी मारपीट होती है। बावजूद इसके, मैंने सबसे पहले भी कहा कि भरे थाने परिसर में पुलिस की मौजूदगी में, हालांकि अगर हम कानूनन चलें तो पुलिस की गवाही नहीं माना जाता है, लेकिन पुलिस ने अपनी आंखों से देखा है, वहां के सीसीटीवी ने अपनी आंखों से देखा है कि पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के साथ मारपीट की जा रही है इनके द्वारा। ऐसे में यदि उन आरोपियों को, जो कथित आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लेना, आक्रोश से बचने के लिए उसका तुरंत उनको मुचलके पे छोड़ देना, ऐसी धाराएं उनके ऊपर लगाना जो अवेलेबल हैं, जो थाने से छोड़ी जा सकती हैं, तो ऐसे में अब कानून व्यवस्था कहाँ पर है, सरकार कहाँ पर है, पत्रकार सुरक्षित कहाँ पर है? जी बिल्कुल सर्वेश, कहीं ना कहीं हम जनता की आवाज हैं, और अगर हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो फिर जनता की आवाज कैसे सुनी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है सर्वेश जी। और जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार को सरेबाजार पीटा गया है, बिल्कुल भी पत्रकार माफ नहीं करेगा और सरकार को कोई ना कोई कड़ा एक्शन जरूर लेना होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार की सरेबाजार सरकार के ही नुमाइंदे मारपीट करते हैं, गुंडे बदमाशों की तरह, और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। तो आखिर कब तक सहेंगे पत्रकार, ये एक बड़ा सवाल है। और बढ़ेंगे खबरों में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया। इस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भी बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। लाल बहादुर शास्त्री जी की आज 116वीं जयंती है और इस मौके पर भी पीएम ने उन्हें नमन किया। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और दूसरी तस्वीर में लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें आपको कि महात्मा गांधी जी की आज 151वीं जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की आज 116वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ग्राम एर्राबोरा में नक्सलियों ने बीएसएनएल टावर की मशीनों में आग लगा दी, जिससे क्षेत्र में बीएसएनएल की सेवाएं बंद हैं। वहीं आग लगाने के लिए नक्सलियों ने ताड़ के पत्ते और डीजल का उपयोग किया। मशीनों में आग लगने की वजह से टावर पूरी तरह से बंद हो गया। इलाके में टावर में नक्सलियों द्वारा किए गए इस आगजनी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक नक्सली वहां से भाग चुके थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। फिर भी अच्छा लगता ना, कौन बाजू में कौन खड़ा था। पिछले महीने 4 सितंबर को रायपुर से जाने वाली ट्रेन को रेलवे प्रबंधन ने शुरू किया था। एक महीने बाद ही रेलवे की इस सेवा ने दम तोड़ दिया। दरअसल यात्रियों की रुचि ट्रेन सेवा को लेकर काफी कम रही और इसी दरमियान रायपुर, दुर्ग, बालोद जैसे जिलों में लॉकडाउन भी लागू कर दिया गया, जिसके कारण ट्रेन सेवा और भी दम तोड़ती नजर आई। हाल ये हुआ कि सितंबर के आखिरी आते तक ट्रेन सेवा को बंद कर दिया गया। अब फिर से ये सेवा कब शुरू होगी, इसकी जानकारी रेलवे प्रबंधन को भी नहीं है।
अभी तो 30 सितंबर से बंद कर दिया है उन्होंने गाड़ी को, है ना। ऊपर से निर्णय आया है कि अभी ये सुविधा अब कब दोबारा शुरू होगी इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या परेशानियां हो रही थी सर यहाँ पर? अभी तो उतने पैसेंजर्स उनको नहीं दिख रहे थे और लॉकडाउन भी हो गया इस बीच में, तो इसीलिए यात्री और कम हो गए। भाटापारा में बिजली लाइन की चपेट में आने से एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई। मामला भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजाढार स्थित सचदेवा फ्लाइव एस इंडस्ट्रीज का है, जहां पूरे जिले में लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्रीज में कार्य लिया जा रहा था। उसी दौरान इंडस्ट्रीज में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मशीन खराब हो गई थी, जिसकी मरम्मत चल रही थी। वेल्डिंग मशीन से मशीन को ठीक करने का कार्य किया जाना था, जिसके चलते मशीन का कनेक्शन लगा हुआ था, जो कि कई जगह से कटा हुआ था, जिसके चलते बच्चे को करंट लगा और मौत हो गई। सचदेव उनके खिलाफ धारा 304 एक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। FIR में जो डॉक्टर से हमको पत्र मिलता है, इंटीमेशन जो मिलता है, उसमें जो डिटेल्स होती है उसको एज इट इज़ शब्दशः उतारा जाता है। हमारे पास जो डॉक्टर से तहरीर आई है उसमें आयु 19 साल लिखी हुई है, और वो चिंता की बात नहीं है। हमने सर्टिफिकेट जब्त किए हैं जिसमें बच्चे की उम्र 16 साल दर्शाई गई है। कितने आरोपी हैं? वर्तमान में केवल जो इंडस्ट्री के संचालक हैं जितेंद्र सचदेव वो आरोपी हैं। क्या आरोपी अभी पुलिस गिरफ्तार कर रही है या आरोपी कोई और है? वर्तमान में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसमें और भी धाराएं जोड़नी हैं। और ये गांव के जन लड़का नाबालिग लड़का है 16 साल के, और जिन यहाँ के ठन ईटा फैक्ट्री में काम करत रही से, लेकिन करेंट लगे होकर मृत्यु हो गई। मैं असंगठित मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ। मोर फर्ज है कि ऐसा अगर कोनो भी रूप से श्रमिक मन के मौत होते, मजदूर के मौत होते, तो ओकर मन के अगुवाई कर के व्यवस्था ओकर परिवार पीड़ित परिवार ला सहयोग दिलवाना हमारे सरकार के पहला काम है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डीना बाबा साहब कंगाले ने आज अपने कार्यालय में मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मरवाही विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसके बचाव की व्यवस्था बनाने और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने बैठक में बताया कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता तथा कोविड पॉजिटिव या कोविड संदिग्ध मतदाता जो कि आइसोलेशन क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनके लिए डाक मतपत्र से भी मतदान का विकल्प है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत छतवा में एक व्यापारी से दिन दहाड़े रास्ता रोककर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूट की सामग्री भी बरामद कर ली है। आरोपी वकील अंसारी और जैसुद्दीन अंसारी ने 8 अगस्त को शाम 4 बजे ग्राम छतवा से रास्ता रोककर एक व्यापारी को धमकाते हुए उसके पास से रखे पैसे और मोबाइल को लूट लिया था। आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट भी की थी। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए वो वहां से देने के बाद भाग गए। घटना दिनांक को ये कुर्सी बेच करके अपने गांव विजयनगर जा रहा था। ये घटना स्थल है छतवा का जंगल। यहाँ पे जो आरोपी हैं वकील अंसारी और मोहम्मद जमसुद्दीन अंसारी, इन लोगों ने इसका पीछा किया और इसको रास्ते में जंगल में रोक करके और इसके जेब से मोबाइल वीवो कंपनी का और नकदी 9100 रुपये लूट करके भाग गए। प्रार्थी ने काफ़ी अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो अकेला था। कमांडेंट अशोक वर्मा ने बताया कि इस बार बिलासपुर जिले सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोग बाढ़ जैसी स्थिति में फंसे हुए थे, जिसे SDRF की टीम ने जान जोखिम में डालकर लोगों को रेस्क्यू कर बचाया। बिलासपुर, तखतपुर एवं सीपत मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम चितावर, तखतपुर मोहदा, ग्राम भरतरी, धुरकू कापा, पिररिया, खपरी बैटरी
थाना मस्तूरी अंतर्गत ग्राम रजदा दर्रा भांटा एवं मेटपार नामक जगहों में फंसे 374 ग्रामीणों को सुरक्षित बिलासपुर में एवं परसदा बिलासपुर की एसडीआरएफ टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिले में आई हुई बारिश के दौरान क्योंकि हमारे पास एसडीआरएफ के जवान भी हैं और वो होमगार्ड से हमारे उसमें ट्रांसफर होकर नियुक्ति पर गए हुए हैं और हमारे जिले में और परसदा बिलासपुर में 2 जगह हमारी 2 टीम है यहाँ पर, जहाँ पर अभी जिले में अतिवर्षा की संभावना के दौरान अतिवर्षा हुई थी तो तखतपुर क्षेत्र में और मसूरी क्षेत्र में ग्रामीणों को लगभग 374 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके लिए लड़कों ने हमारे दिन रात रेस्क्यू किया। रात में भी लड़कों ने रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित बाहर निकाला इमरजेंसी लाइट के माध्यम से। और इसी प्रकार चूँकि मुंगेली भी हमारे प्रभार में आता है तो मुंगेली में भी बनियाडीह और मटकू द्वीप में फंसे हुए 16 लोगों को लगभग लड़कों ने जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। शहर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केस को देखते हुए बस्तर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अब चौक चौराहों में जांच तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को जरूरी बताते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उधर पुलिस प्रशासन भी शहर के विभिन्न चौकों में आने जाने वालों की जांच तेज कर चुका है। शहर से एसपी ने बातचीत करते हुए कहा कि बिना मास्क पहनने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में 10 पेट्रोलिंग पार्टी को तैनात किया गया है, जो कि जगह जगह लोगों को समझाइश देने के साथ साथ चलानी कार्रवाई भी की जा रही है। जो है कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो है पूरे शहर में प्रशासन के अंतर्गत जो है 10 पेट्रोलिंग पार्टियां तैनात की गई हैं, जिसमें प्रशासन के और अन्य विभाग के साथ में पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त शहर में जो है 7 स्टैटिक पॉइंट लगाए गए हैं, जिनमें प्रशासन के और पुलिस विभाग और अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर जो सामाजिक दूरी है और मास्क है उनके पालन को ध्यान में रखते हुए जो है बिना मास्क के व्यक्तियों पर और जिनके द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है उन पर कार्यवाही किया जा रहा है। खबर बिलासपुर से है। बेटे बहू से नाराज ससुर ने पानी की टंकी में चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की। घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के बन्नाग चौक स्थित पानी की टंकी की है, जहां बुजुर्ग ससुर प्रदीप पांडे अपने बेटे और बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन उनके अनुसार पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। बुजुर्ग ने अपनी बहू पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया और इसी आधार पर रिपोर्ट लिखाना चाहता था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला पहले से न्यायालय में है, लिहाजा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस बात से नाराज बुजुर्ग प्रदीप पांडे ने पानी की टंकी पर चढ़कर तकरीबन 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सड़क पर इस ड्रामे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग ने आत्महत्या करने की बात कही और टंकी से उतरने से मना कर दिया। काफी समझाने बुझाने के बाद आखिरकार पुलिस ने बुजुर्ग को नीचे उतारा। आखिरकार पुलिस ने समझा बुझाकर हिदायत देते हुए उसे घर भेज दिया। के संबंध में सब्जी विक्रेता लोग और सब्जी वाले जो मंडी अध्यक्ष और समिति वाले सारे लोग आए थे, बातचीत किए हैं, जिसमें पूर्व विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी और सीएमओ और हमारे तहसीलदार, हम लोग सब बैठ के चर्चा किए कि हमको ये है कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता और मास्क नहीं पहनते और बहुत भीड़, बुधवारी बाजार में बहुत भीड़ रहती है, तो हम लोग ये चाह रहे थे इतना भीड़ ना हो। इस वजह से हम लोगों ने उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कुंद्रुपारा पारास के पास में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जमीन भी चयन किया। बाजार विस्थापन को लेकर शुक्रवार को व्यापारियों और नगर प्रशासन के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी। सब्जी व्यापारियों ने सब्जी बाजार को शहर के कुंद्रुपारा क्षेत्र में शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रहे थे। मामला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद से सब्जी व्यवसायियों ने व्यवस्था सुधारने के लिए 4 दिनों का समय मांगा है। यदि 4 दिन के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बुधवारी बाजार क्षेत्र में नहीं होता है तो वापस कुंद्रुपारा या फिर पारा क्षेत्र में बाजार को शिफ्ट किया जाएगा। बाबरी ढांचा मामले अयोध्या, इस मसले पर कोर्ट का आज फैसला आया है। उस फैसले का हम स्वागत करते हैं।
वास्तविक में ये सत्य की जीत है, न्याय की जीत है, धर्म की जीत है। जिस प्रकार से ढांचा वहां पर टूटा और के द्वारा सबको मना किया गया कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करनी है, किंतु उन्हें आरोपी बनाया गया था और आरोपी बनाने के बाद में कोर्ट में प्रकरण चलते रहा। सारे तथ्यों के बाद में आज ये फैसला आया। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया था उसमें स्पष्ट हो गया था कि वास्तविक में वो मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर का जगह है। मंदिर की जगह को, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है और इस सारे तथ्यों को एकत्रित करने के बाद में, सारे साक्ष्यों के बाद में, सबूत के बाद में उसका निर्णय आया। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।